हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो री एग्ज़ाम होना है उसके लिए जो प्रैक्टिस पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी ये जो है 12वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले 11 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 37। ठीक है, तो 37 में 37 लाने की यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के माध्यम से। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत जो एक विशिष्ट कृति है, एक विशिष्ट जो रचना है वो कौन सी है। क्या वो रामचंद्रिका है, काव्य प्रिया है, रसिक प्रिया है या फिर है विज्ञान गीता। तो हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत जो है एक विशिष्ट कृति है वो कौन है, वो तो है रामचंद्रिका। अगर बात करें कि जो रामचंद्रिका किसकी कृति है तो ये है केशव दास की। किसकी है? केशव दास की है। ठीक है, केशव दास की जो रचना है वो रामचंद्रिका भी है, कवि प्रिया भी है, रसिक प्रिया भी है और विज्ञान गीता। ये सभी जो रचनाएं हैं किसकी हैं तो ये हैं केशव दास की। ठीक है, और ये जो है राम काव्य परंपरा के अंतर्गत जो है एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। समास विग्रह वाला पद बताना है। क्या वो नगर प्रवेश है, कार्य में दक्ष है, कला प्रवीण है या फिर रणशूर है। तो कार्य में दक्ष पद जो पद में जो समास विग्रह वाला पद है वो कौन है तो वो है कार्य में दक्ष। ठीक है, नगर प्रवेश भी है, नगर में प्रवेश होता है, कार्य में दक्ष है, कला में प्रवीण होता है, रण में शूर होता है, लेकिन जो यहाँ पे समास विग्रह वाला पद है वो है कार्य में दक्ष। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। यहाँ पे आपको फिल करना है मृग, फिर डॉट डॉट है, फिर घास खा रहा है। जो मृग है वो इसमें स्पेस में फिल करना है, क्या फिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी बछड़ा होगा, या फिर शिशु होगा, या फिर बच्चा होगा, या फिर शावक होगा। तो यहाँ पे मृग जो होता है वो हिरन होता है, उसका जो बच्चा होता है वो होता है शावक। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मृग शावक घास खा रहा। मृग का जो बच्चा होता है, बछड़ा नहीं कहते, बछड़ा गाय के बच्चे को कहते हैं। शिशु जो होता है मनुष्य के बच्चे को कहते हैं। ठीक है, तो शावक जो है वो किसको कहते हैं? मृग के बच्चे को। तो मृग शावक घास खा रहा है, यहाँ पे शावक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो फिल होगा वो शावक फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हमेशा एक जैसा रहना एक जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होगा। हाथ कंगन को आरसी, क्या ये होगा, या फिर होनहार बिरवान के होत चिकने पात, या फिर तीसरा मुंह में राम बगल में छुरी, या फिर सावन हरे न भादो सूखे। तो हमेशा हरे एक जैसे रहने का मतलब होता है सावन हरे न भादो सूखे, यानी कि सावन में हरा भी रहता है और भादो में सूखता भी नहीं, यानी कि हमेशा वो हरा रहता है। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सावन हरे न भादो सूखे इसका मतलब होता है हमेशा एक जैसा रहना। ठीक है, अगर बात करें पहले लोकोक्ति की कि हाथ कंगन को आरसी, क्या इसका क्या मतलब होता है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए गवाही की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी हाथ कंगन को आरसी का जो अर्थ होता है वो होता है कि प्रत्यक्ष का जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण के लिए गवाही की आवश्यकता नहीं है, या गवाही की क्या आवश्यकता। ठीक है, दूसरा है कि होनहार बिरवान के होत सीखने पात। इसका जो अर्थ होता है वो होता है उन्नतिशील के लिए प्रारंभ से ही लक्षण अच्छे लक्षण होते हैं, यानी जो बच्चे जो है प्रतिभाशाली होते हैं उनके शुरुआत से ही जो लक्षण होते हैं वो दिख जाते हैं। ठीक है, मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब क्या होता है? दिखावटी साधुता, यानी कि दिखावटी जो अपनापन दिखाएं वो होता है मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, तो हमेशा एक जैसा रहने का अर्थ होता है सावन हरे ना भादो सूखे। रामचंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा है। ठीक है, रामचंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये किस रचना की, ये जो रचना है वो इस रचना की जो विधा है वो कौन सी? क्या वो कविता है, उपन्यास है, कहानी है या फिर जीवनी है? तो ये क्या है? ये एक उपन्यास है। ठीक है, यानी जो
ये रामचंद्र शाह की जो विनायक रचना है वो क्या है, वो एक उपन्यास है। क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? क्या 1970 में मिला था, या फिर 1975 में मिला था, सन 1998 में, या 1973 में? तो रामविलास शर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये मिला था 1970 में। कब मिला था? 1970 में मिला था। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें 1975 में किसको मिला था, तो 1975 में भीष्म साहनी को मिला था। किसके लिए मिला था? तमस के लिए मिला था। ठीक है, 1975 में भीष्म साहनी को तमस के लिए मिला था। 1998 की अगर बात करें तो जो है इस जो 1998 में मिला था वो मिला था अरुण कमल को। नए इलाके के लिए एक काव्य है नए इलाके में, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1998 मिला था। 1973 की बात करें तो 1973 में 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? आलोक पर्व एक निबंध है, इसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो रामविलास शर्मा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो कब मिला है? तो ये मिला है 1970 में मिला है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। क्रमशः का मतलब कि आपको क्रम से बताना है। सबसे पहले पार्वती का बताना है, फिर पुत्र का बताना है, फिर पृथ्वी का बताना है। ठीक है, जो क्रमशः हो। तो पार्वती का क्या शिवा होता है, पुत्र का अवनी होता है, पृथ्वी का आत्मजा होता है। तो पार्वती का शिवा नहीं होता है, ये गलत होगा। पार्वती का जो होता है रुद्राणी, रुद्राणी जो होता है पार्वती का पर्यायवाची है। नंदन पुत्र का होता है, अवनी जो है पृथ्वी का होता है। तो ये क्रम से है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। एक पंक्ति है, लिखा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति है किस कवि के द्वारा लिखी गई थी? क्या इसके जो रचनाकार हैं कबीरदास हैं, राधास हैं, हरिदास निरंजनी हैं, या फिर दादू दयाल हैं? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो पंक्ति है ये किसकी है? तो ये है रैदास जी की। ठीक है, किसकी है? रैदास जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा। राष्ट्र में ईय प्रत्यय लगाना है, ई का मतलब कि बड़ी ई होगा और या होगा। ठीक है, तो राष्ट्र में अगर ईय प्रत्यय लगा देते तो क्या राज्य हो जाएगा? जी नहीं, राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्रीय होगा तो लेकिन इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्र जो है एक जो है शब्द है। ठीक है, अगर इसमें हम ई लगा देते हैं तो ये अराष्ट्रीय हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्र जो है एक मूल शब्द है, इसमें ई लगाने के बाद क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीयता नहीं होगा। ठीक है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। वाक्य में आए वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। जैसे गांव के लोगों को कहते हैं, जो गांव में लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या गंवार व्यक्ति कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं, गाँव ओरा व्यक्ति कहते हैं, या फिर देहाती व्यक्ति कहते हैं? तो जो लोग गांव में रहते हैं उनको गंवार तो नहीं कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति गांव में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, गंवार उनको कह सकते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनको हम गंवार कह सकते हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनको ग्रामीण कहते हैं। ठीक है, राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? राम कुमार वर्मा जो हैं उन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा का जो प्रवर्तक है किसे माना है? क्या इन्होंने कुतुबन को माना है, मुल्ला दाऊद को माना है, असाइद को माना है, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी को माना है? तो राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का जो प्रवर्तक है किसे माना है? तो यह माना है मुल्ला दाऊद को। किसे माना है? मुल्ला दाऊद को माना है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसको माना है? मुल्ला दाऊद को माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। जो कनफटा है कौन से समास भेद का उदाहरण, यानी कि कनफटा में कौन सा समास है? सिंपल से हम कह सकते हैं। तो क्या बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा,
अव्ययी भाव होगा या फिर कर्मधारय होगा। तो कर्णफटा किसको कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। कर्णफटा कहते हैं जो गणेश जी होते हैं उनको कर्णफटा बताए। कर्णफटा का मतलब कि जिनके कान बड़े हों, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये इसमें कौन सा जो है हो जाएगा बहुब्री। बहुब्री में वो सभी जो है समास आते हैं जिनमें भगवान आए, ठीक है। लंबोदर हो गया, करफटा हो गया, इस तरीके से जो आते हैं उसमें क्या होता है, बहुब्री होता है, ठीक है। उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, उद प्लस घाटन होगा या उत प्लस घाटन होगा या उ प्लस घाटन होगा या उत प्लस घाटन। तो उद्घाटन का जो दा है वो किस में हो जाएगा, वो आधा ता में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घाटन लगेगा, जब इसको हम मिलाएंगे तो ये फिर हो जाएगा क्या, उद्घाटन। उद्घाटन हो जाएगा उद्घाटन, ठीक है। दा इसमें भी आधा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दा जो है क्या हो जाता है, ता हो जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। यानी संधि विच्छेद करने पे जो दा होता है वो ता में बदल जाता है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह कविता लिखी है, इसमें जो सही है यानी इसमें से लगाना कौन सा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यह कविता लिखी है, क्या मैंने यहाँ पर लिखा होगा या फिर उस लिखा होगा या फिर तुम होगा या फिर किसने। तो यह कविता कविता लिखी है, यहाँ प्रश्नवाचक होता तो किसने हो जाता, तुम लगेगा नहीं, यहाँ पे उस भी नहीं लगेगा, बल्कि होगा यहाँ पे मैंने यह कविता लिखी। यहाँ पे सिंपल सा जो है आपका पूर्ण विराम है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंने, क्या हो जाएगा, मैंने यह कविता लिखी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक होता तो कह सकते थे कि किसने यह कविता लिखी है, लेकिन प्रश्नवाचक नहीं है, पूर्ण विराम है सामान्य सा, तो हम मैंने लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं, यानी दो चट्टाने की रचना है, इस पर किसको, कौन से कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्या वो मुक्तिबोध हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, नागार्जुन है या फिर है केदारनाथ अग्रवाल। तो दो चट्टाने किसकी रचना है, तो ये है कि हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। दो चट्टाने किसकी है, तो ये है हरिवंश राय बच्चन की, और उनको जो है दो चट्टाने रचना पर क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, दो चट्टाने किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है, इन्हीं को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, क्या ई लगा है, ई उपसर्ग है, विग है, विग में आधा जो ज्ञा है ये जो है आधा है, या फिर वी लगा है। तो विज्ञान में जो उपसर्ग लगा है वो क्या लगा है, तो वो लगा है वी। ज्ञान जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मूल शब्द। अगर इसमें हम वी लगाते हैं पहले, उपसर्ग हमेशा किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है, तो वी जो है उपसर्ग हो गया, तो ज्ञान मूल शब्द है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। उपसर्ग हमेशा किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द जो है उनकी पहचान करना है कि यौगिक शब्द है किसमें, क्या मुरलीधर में है, पंकज में है, पुस्तक में है या फिर परमौषधि में है। तो यौगिक शब्द जो है यानी कि जो यौगिक शब्द होते हैं वो इसमें बताना है किसमें है। तो मुरलीधर में तो है नहीं, पंकज में भी नहीं है, पुस्तक में नहीं है, यह है परमौषधि में। परमौषधि में यौगिक शब्द है, ठीक है। अन्य अगर शब्दों की बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री हो गया, परमानंद हो गया, छात्रावास, जो छात्रावास वो हो गया, तो इसमें क्या है, यौगिक शब्द है ये सब, ठीक है। मुरलीधर जो है ये क्या है, एक योग रूढ़ है। मुरलीधर क्या है, योग रूढ़ है। पंकज ये भी जो है एक योग रूढ़ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। पुस्तक जो है एक क्या है, अंग्रेजी शब्द है। किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है, किस शब्द का जो वचन है वो एक सा नहीं रहता है। क्या वो बेटा है, काका है, चाचा है या फिर फूफा है। तो इसमें बताना है किस किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है, तो वो है बेटा। बेटा का जो वचन है वो एक सा नहीं रहता है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बल्कि जो काका चाचा फूफा है इनका जो वचन है वो एक सा रहता है, ठीक है, एक समान रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ पर लगता है? किसी भी मूल शब्द के लास्ट में जो प्रत्यय लगता है वो होता है प्रत्यय। और उपसर्ग क्या होता है? किसी भी मूल शब्द के जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय बताना है यहाँ पे, तो प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है महाजनी। महाजनी में जो शब्द है महाजनी जो शब्द है इसमें प्रयुक्त शब्द क्या है? तो महाजनी का जो है मूल शब्द अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महाजन। क्या हो जाएगा? महाजन हो जाएगा। और इसमें अगर प्रत्यय की बात करें तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी, यानी कि यहाँ पे कौन सा लगेगा? ई लगेगा। ई वो भी कौन सा लगेगा? बड़ी ई लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यहाँ पे छोटी ही नहीं होगा क्योंकि नी में जो है क्या बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो बड़ी ई इसमें क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन और परिवार जो दिया है इसमें उपसर्ग कौन सा है? क्या परि है, प्र है, पर है या फिर पर है? पर दो है, यहाँ पे रा जो है आधा रा है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो परिवर्तन में कौन सा जो है उपसर्ग लगा है ये बताना है। तो यहाँ पे कौन सा लगा है? परिवर्तन और परिवार में इसमें लगा है परि। ठीक है, परि जो है क्या लगा है? उपसर्ग लगा है दोनों में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? क्या ये वेडुलो गूंजे धरा है, हिम किरीटनी है, हिम तरंगड़ी है या फिर है युगचरण? तो जो माखनलाल चतुर्वेदी है इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है हिम तरंगड़ी पर। बहुत ही फेमस कविता है इनकी, सॉरी रचना है। इसमें जो है इनको क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की जो भाषा संबंधी निर्देश वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की जो भाषा संबंधी निर्देश है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 344 में है, अनुच्छेद 348 में है, अनुच्छेद 346 में या फिर अनुच्छेद 120 में है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की जो भाषा संबंधी निर्देश है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है 346 में, सॉरी 346 नहीं 348 में दिया गया। किसमें दिया गया? 348 में दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच या फिर आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच? तो जो कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र और व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? ये किया जा सकता है शासकीय अधिकारियों के बीच। ठीक है, किसके बीच? सरकार शासकीय अधिकारियों के बीच। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक है, जो सही या शुद्ध वाक्य है वो हमें बताना है। मुझे बहुत आनंद आती है, जी नहीं, आती नहीं, आता होता, मुझे बहुत आनंद आता है, ये सही होता। ठीक है, ये गलत है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, जी नहीं, मुझे बहुत आनंद आता है, ये सही हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। यहाँ पे जो सही होगा वो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत आनंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने कहा, इन तिलों में तेल नहीं। कंगाली में आटा गीला। सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिए तब किसी ने क्या कहा कि इन तिलों में तेल नहीं। क्या कहा? इन तिलों में तेल नहीं, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? जो तेलुगु शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तूफानों से हुई है, त्रिलिंग से हुई है, मालिश से हुई है या फिर मौदूर से हुई है? मौदूर से। ठीक है, तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है त्रिलिंग से। किससे हुई है? त्रिलिंग से। ठीक है, जैसे सिंधु शब्द से जो है हिंदी की उत्पत्ति हुई है वैसे ही त्रिलिंग शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? तेलुगु भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। सॉरी, सामासिक पद। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। वायुवेग होगा जो सामासिक पद है,
या फिर वीर का पुत्र है, या फिर राह का खर्च है, या पथ से भ्रष्ट है। तो जो सामासिक पद है वो क्या है, वो है वायुवेग। ठीक है, अब जो है आपको गद्यांश मिलेगा। गद्यांश से कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, यानी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको गद्यांश से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, उसमें फिर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, उसमें गद्यांश के अकॉर्डिंग दिमाग लगाना है। गद्यांश से ही ढूंढ के आपको आंसर करने हैं। गद्यांश क्या दिया है देख लेते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट या परम सत्य नहीं होता। यह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जाता रहा है। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया है। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत की काम में लाए जाते हैं, सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन के दो तरह जो क्वांटम फिजिक्स है उसके आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, या दूसरा, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। ठीक है, यानी कि विज्ञान के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब क्वेश्चन है कि विज्ञान के संदर्भ में असत्य जो है वो बताना है। असत्य कथन। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। पहला जो है ऑप्शन है वो ये है कि विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती है। तीसरा है कि विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। और चौथा है कि विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताना है, निगेटिव, यानी कि जो असत्य कथन है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। ये ऑप्शन क्या है, निगेटिव है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। ठीक है, विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा होती, ये भी सही है। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते, ये भी सही है। तो निगेटिव कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष या अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। क्या दर्शन का है, तो दर्शन का तो है नहीं, ये है विज्ञान का। क्योंकि इस टॉपिक में जो गद्यांश दिया गया है उसमें किसकी बात करी गई है, तो करी गई है विज्ञान की बात। ठीक है, विज्ञान की बात करी गई है। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है। न्यूटन का जो सिद्धांत है वो किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, क्वांटम फिजिक्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की वजह से, गति का नियम की वजह से, या भारतीय दर्शन की वजह से। तो न्यूटन का जो सिद्धांत है वो किनकी वजह से परिष्कृत हुआ है, वो हुआ है क्वांटम फिजिक्स की वजह से परिष्कृत। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, क्वांटम फिजिक्स का होता है, डॉपलर प्रभाव का होता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का होता है, या फिर है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। तो आज भी यानी प्रेजेंट में भी जो उपग्रह होते हैं उनके प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। किसका होता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है, क्या वो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, क्वांटम फिजिक्स है, गति का नियम है, या फिर है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नहीं है, गति का नियम भी नहीं है, ये है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। अब ये क्वेश्चन जो है आपको गद्यांश से नहीं सॉल्व करने हैं, ये आपका साहित्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, साहित्य हिंदी से। तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है, किसे माना है, पुंड को माना है, सरहपाद को माना है, शालिभद्र सूरि को माना है, या फिर स्वयंभू को माना है। तो जो गणपति चंद्र हैं उन्होंने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो माना है शालिभद्र सूरि को। किसको, शालिभद्र सूरि को माना है। ठीक है,
अगर बात करें सराहपाद या फिर इनको सराहपा भी कहते हैं, तो ये जो हैं ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। जो सराहपाद हैं, कहीं कहीं सराहपाद देखने को मिलेगा, कहीं कहीं सराहपा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हैं क्या हैं, हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक है। अगर बात करें स्वयंभू की, ये स्वयंभू कौन है, तो ये हैं अपभ्रंश भाषा के महाकवि, ठीक है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है ये शालिभद्र सूर्य किसके अकॉर्डिंग, गणपति चंद्र गुप्त के अकॉर्डिंग, ठीक है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है, सर्वस्व नहीं होता, सर्वत्र होता, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है अभी तक। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वविदित शांति है, जी नहीं, सर्वविदित नहीं होता, सर्वत्र होता है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वहारा, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन ही सही है कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति, सर्वत्र का मतलब चारों तरफ यानी सब जगह शांति है। जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। जहां पर दो या फिर दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ यानी साथ साथ किया जाता हो वह क्रिया क्या कहलाती है। सकर्मक क्रिया कहलाती है, अकर्मक होती है, संयुक्त होती है या फिर नाम धातु होती है। तो वो क्रिया का क्या होती है, वो होती है सकर्मक, सॉरी वो क्रिया होती है आपकी संयुक्त क्रिया, ठीक है, संयुक्त। जहां पे दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता हो, संयुक्त का मतलब होता है एक साथ कई सारी जो धातुएं हों, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण यानी प्रत्येक में कौन सा संधि है, सॉरी संधि भेद का कौन सा संधि का उदाहरण है, जो प्रत्येक है ना, ये वही कह सकते हैं कि कौन सी संधि है। क्या प्रत्येक में वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, प्रत्येक अगर संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस एक होगा, प्रति प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे है यड़ संधि। कौन सा संधि है, यड़ संधि है, ठीक है। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में पूछ लिया कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया ज्यादातर इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाते समय हम यूज करते हैं। तो मैं घर जाता हूँ में जो सहायक क्रिया है वो क्या है, जाता है, जाना है, हूँ है या फिर जा है। तो सहायक क्रिया क्या है, हूँ है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं घर जाता हूँ इसमें जो सहायक क्रिया है वो क्या है, हूँ है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना होकर यहाँ पे हूँ होना चाहिए, क्योंकि हूँ यहाँ पे ऑप्शन में है तो यहाँ पे हूँ होना चाहिए, ठीक है। सी ऑप्शन में हूँ होगा, तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है वो, सहायक क्रिया है, ठीक है। तो ये टोटल 37 क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपके बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व करे हैं, यानी आपके सॉल्व करने पे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 37 में, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बताना है कि आपके 37 में कितने नंबर आए हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।